हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेजर 6 हिंदी सेमेस्टर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मींस कह सकते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग वही एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे जो प्रत्येक वर्ष हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि हिंदी नाटक का प्रारंभ किस काल में माना जाता है। कोई पूछेगा कि हिंदी नाटक का जो शुरुआत हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, क्या मध्यकाल में हुआ, आदिकाल में हुआ, आधुनिक काल में हुआ कि भक्ति काल में हुआ। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस आधुनिक काल में। कहां पे? आधुनिक काल। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है कि हिंदी के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार जो है, नाटककार जो नाटक बनाने वाले थे वो किसको माना जाता है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, राम कुमार वर्मा को, कि दीनबंधु मित्र को? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना हिंदी के प्रथम नाटककार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो हिंदी नाटक का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मींस भारतेंदु युग को। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, लोक नाट्य के रूप में कौन से हैं? लोक नाट्य के प्रमुख रूप कौन से हैं? तो लोक नाट्य का प्रमुख रूप अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस नौटंकी, तमाशा, रासलीला, दोनों है, तीनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि नौटंकी का प्रचलन किस क्षेत्र में हुआ था। जैसे लड़ाई होता है बोलता है ना कि नौटंकी मत कर, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कह रहा है नौटंकी का प्रचलन जो है वो कौन से क्षेत्र में हुआ था। तो नौटंकी जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आगे हमारा प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य का लोक नाट्य है। तमाशा जो है वो किस राज्य का लोक नाट्य है? तो ये जो है ना आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वहीं से उठाए गए हैं जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से क्लियर किए हैं इसका मतलब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि हिंदी रंगमंच पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। प्रश्न क्या है कि हिंदी रंगमंच पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किसका पड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा हुआ लोक परंपरा का प्रयोग किस नाटक में प्रमुख रूप से मिलता है। तो लोक परंपरा का प्रयोग जो है ना कौन से नाटक में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त का जो नाटक लिखा गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ था। प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। फिर 10 में हमारा कह रहा है जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा था। जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक था वो कौन सा था? चंद्रगुप्त। कौन सा? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा हुआ ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य विषय क्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसका मुख्य विषय क्या था। तो उसका मुख्य विषय था नारी स्वतंत्रता, नारी की आजादी। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चंद्रगुप्त कौन था। तो चंद्रगुप्त अगर बात करें तो ये जो है ना गुप्त साम्राज्य का एक राजा था। कौन? चंद्रगुप्त जो था गुप्त साम्राज्य का एक राजा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना किसके खिलाफ खड़ी होती है। तो राजा रामगुप्त के खिलाफ। किसके खिलाफ? राजा रामगुप्त। ये कहानी मैंने आपको बताया था, बस कहानी देख लो, ये पूरा याद हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दीपदान में मुख्य पात्र कौन है। दीपदान में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? पन्नाध्याय। कौन है? पन्नाध्याय। ठीक है, आगे कह रहा है कि पन्नाध्याय का बलिदान किसके लिए था। तो पन्नाध्याय का जो बलिदान था वो किसके लिए? उदय सिंह के लिए। किसके लिए? उदय सिंह के लिए। ठीक है, वो उदय सिंह के लिए अपने बेटे का जान गंवा देती है। आगे कह रहा है कि दीपदान का लेखक कौन है। तो दीपदान के लेखक की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसको किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। लिखा हुआ चारुमित्रा की रचना किसने किया। तो चारुमित्रा की जो रचना है वो किसने किया? राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने किया। आगे है चारुमित्रा की कथा किस पर आधारित है। तो चारुमित्रा की जो कथा है, जो कहानी है, वो प्रेम और बलिदान पे आधारित है। किस पे? प्रेम और बलिदान पे। फिर 19 में कह रहा है कि शौकिया रंगमंच का उद्देश्य क्या होता है। तो शौकिया रंगमंच की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य होता है शौक और रचनात्मक नाटक। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि हिंदी रंगमंच का पहला व्यावसायिक मंच कहाँ शुरू हुआ था।
तो ये कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में शुरुआत हुआ था हिंदी रंगमंच, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हिंदी में आधुनिक नाट्य परंपरा का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी में आधुनिक नाट्य परंपरा का आरंभ, तो ये भारतेंदु युग से माना जाता है। कहां से? भारतेंदु युग से। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि आंध्र प्रभा किस प्रकार का नाटक है? तो आंध्र प्रभा जो है ना वो किस प्रकार का नाटक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक। क्या? पौराणिक कथा ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भावाई की अगर बात करते हैं तो ये जो है ना गुजरात का लोक नृत्य है। फिर आगे कह रहा है कि रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो रासलीला का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो ये था मथुरा और वृंदावन। कहां पे? मथुरा और वृंदावन जो था रासलीला का प्रमुख केंद्र था। फिर कह रहा है कि हिंदी रंगमंच पर पाश्चात्य रंगमंच का प्रभाव किस माध्यम से हुआ? मीन्स पश्चिमी रंगमंच का प्रभाव किस माध्यम से हुआ? तो किस माध्यम से हुआ था? अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से। किसके माध्यम से? अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से। कह रहा है कि लोक परंपराओं का रंगमंच पर प्रमुख योगदान क्या है? तो लोक परंपराओं का रंगमंच पर प्रमुख योगदान जो है ना वो क्या रहा है? अभिनय शैली भी रहा है, कथा संरचना भी रहा है, संवाद भी रहा है, सभी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी काव्य कृति लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने कमायानी लिखा है। क्या लिखा है? कमायानी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का साहित्य किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है ना वो आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? जयशंकर प्रसाद का साहित्य जो है आधुनिक मतलब अभी के युग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि धुरस्वामी ने किस काल की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो यह जो कहानी है वो किस पे? तो गुप्त काल के कहानी पर आधारित है। मैंने आपको ये कहानी बताया था। फिर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का चरित्र किस गुण को व्यक्त करता है? चंद्रगुप्त का जो चरित्र है वो क्या कह सकते हैं? तो धार्मिकता, या तो कह सकते हैं कि वो क्या था? नायक था, हीरो था, है ना, या तो शक्तिशाली सम्राट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायकत्व। ठीक है, वो हीरो के जैसा उसमें से उभरता है। कह रहा है कि धुरस्वामिनी किसकी पत्नी थी? तो धुरस्वामिनी की अगर बात करें तो क्या वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी? नहीं, वो किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की। ठीक है, वो प्रेमिका थी चंद्रगुप्त की, लेकिन शादी किसने किया था? रामगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त में धुरस्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ने मुख्य रूप से किसका चित्रण किया? तो धुरस्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ने नारी अस्मिता का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दीपदान किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो दीपदान जो है ना वो किस पे आधारित है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी मतलब मेवाड़ का संघर्ष पे आधारित है। फिर कह रहा है कि पन्ना अध्याय का बलिदान क्या दर्शाता है? तो पन्ना अध्याय का जो बलिदान है ना वो क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है देशभक्ति, मातृत्व की प्रकाष्ठा। ठीक है, देशभक्ति भी दिखाता है। यहाँ पे ऑल होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ऑल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बनवीर का चरित्र किस प्रकार का है? तो बनवीर की अगर बात करें इसका चरित्र जो है ना वो कैसा था? क्रूर और लालची। वो कैसा था? क्रूर था और लालची था। वो राज्य को हथियाना चाह रहा था, है ना। कह रहा है कि दीपदान एकांकिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीपदान एकांकिकी का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रेरणा देना। क्या करना? प्रेरणा देना। फिर यहां पे कह रहा है कि चारों मित्र किस समस्या पर आधारित है? चारों मित्र जो है ना इसका समस्या क्या है? तो इसका समस्या जो है वह समाज में नारी की स्थिति पर है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि चारों मित्र की नायिका का प्रमुख गुण क्या है? चारों मित्र नायिका का प्रमुख गुण जो है वो क्या था? त्याग और संघर्ष। क्या? त्याग और संघर्ष। फिर हमारा कह रहा है व्यावसायिक रंगमंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यावसायिक रंगमंच का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना, क्योंकि व्यावसायिक मतलब व्यवसाय करना, है ना। आगे कह रहा है रंगमंच पर रंग सज्जा का क्या महत्व है? रंगमंच पर रंग सज्जा का क्या महत्व है? इसका महत्व होता है दृश्य को जीवंत बनाना, मतलब
सामने से देखना कह सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सरकारी रंगमंच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सरकारी रंगमंच का उद्देश्य जो होता है संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देना। फिर 42 में कह रहा है कि निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है। तो निर्देशन का मुख्य कार्य होता है पूरे नाटक का समन्वय करना। आगे कह रहा है कि अभिनय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो अभिनय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है, संवाद अदायगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शौकिया रंगमंच किस पर आधारित होता है। तो शौकिया रंगमंच जो होता है ना वो किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक समस्याओं का चित्रण करता है उसमें, ठीक है। 45 में कह रहा है कि ध्वनि व्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है। तो ध्वनि व्यवस्था का प्रमुख कार्य है दर्शकों को संवाद स्पष्ट करना, दर्शकों से जो है ना क्या करना, बेहतर तरीके से बातचीत करना। आगे कह रहा है कि रंग दीपन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो रंग दीपन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश व्यवस्था के लिए, ठीक है, ताकि वहां पे प्रकाश आ सके। आगे कह रहा है कि हिंदी रंगमंच का पहला सरकारी रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ। तो हिंदी रंगमंच का पहला सरकारी रंगमंच जो स्थापित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। फिर 48 में क्वेश्चन है कि अभिनय में चेहरे का भाव किस लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अभिनय में, इस नाटक में जो है ना चेहरे का भाव क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो दर्शकों को कथा समझाने के लिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, लिखा हुआ रंगशिल्प प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रंगशिल्प प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कलाकार तैयार करना। क्या, कलाकार तैयार करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाटक में प्रसाधन का महत्व क्या है। प्रसाधन का जो महत्व होता है वो क्या होता है, पात्रों को विशिष्ट रूप देना, जो कैरेक्टर्स हैं उसको विशिष्ट रूप देना, ये किसका काम होता है, प्रसाधन का कार्य होता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेजर 6 हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए होंगे, VBI क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग मेजर 6 हिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।